फिल्म की शुरुआत 1992 में आयरलैंड में लॉरा के साथ होती है, जो एक हॉलीवुड क्रांतिकारी युद्ध फिल्म के सेट पर एक प्रतिभाशाली उत्पादन सहायक है। स्वर में अचानक बदलाव तब होता है जब हम उसे उत्सुकता से सड़कों पर दौड़ते हुए देखते हैं, एक संभावित यौन हमले की ओर इशारा करते हुए दर्शकों को उसके अतीत के बारे में एक भयावह सवाल के साथ छोड़ देते हैं। कहानी फिर 2016 में न्यूयॉर्क शहर में परिवर्तित हो जाती है, जहां हम प्रतिष्ठित न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए काम करने वाली एक भावुक पत्रकार मेगन टूहे से मिलते हैं। मेगन की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप के चरित्र के बारे में एक महत्वपूर्ण रहस्य रखने वाली एक युवा महिला रेचल से होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की अपनी कहानी प्रकाशित करने की अनिच्छा के कारण अपने अनुभवों को साझा करने के लिए राहेल की अनिच्छा के बावजूद मेगन सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ है और राहेल को अन्य महिलाओं के समर्थन में ताकत खोजने के लिए चुनौती देती है। अपने सहयोगियों और पाठकों से प्रशंसा और समर्थन प्राप्त करने वाले एक साहसी कदम में मेगन ने निडरता से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी बातचीत के बारे में राहेल के कष्टप्रद और गहराई से परेशान करने वाले विवरण को प्रकाशित करने का फैसला किया। निर्णय को हल्के में नहीं लिया गया था, क्योंकि मेगन जानती थी कि इसे गहन जांच और प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो इस तरह के मुद्दों पर प्रकाश डालने के महत्व में दृढ़ता से विश्वास करती थी। जैसे ही रेचल की कहानी ने आकर्षण प्राप्त किया और व्यापक दर्शकों तक पहुंची, देश भर में महिलाओं की एक शक्तिशाली लहर ने डोनाल्ड ट्रंप पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाते हुए आगे आने और अपने अनुभवों को साझा करने के लिए सशक्त महसूस किया। इन खुलासों ने एक राष्ट्रीय चर्चा को जन्म दिया और देश में सर्वोच्च पद की मांग करने वाले व्यक्तियों की जवाबदेही, चरित्र और योग्यता पर बहस को फिर से शुरू किया। रेचल की कहानी के आसपास के मीडिया उन्माद के दौरान मेगन और उनकी टीम को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ध्यान का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच हमारा परिचय एक अन्य समर्पित पत्रकार और 2 बच्चों की दयालु माँ जोडी कांटोर से हुआ, जिन्होंने मेगन के साथ काम किया। रेचल के लेख के प्रकाशन के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने मेगन को फोन किया, सभी आरोपों का जोरदार खंडन किया और उनके बारे में अज्ञानता का दावा किया। फिर भी ट्रंप के इनकार की खबर वायरल हो जाती है, जिससे मीडिया का ध्यान राहेल के घर की ओर आकर्षित होता है, जहां वो सीमित और भयभीत हो जाती है। राहेल की चिंता तब बढ़ जाती है जब उसे एक खतरनाक पार्सल मिलता है, जिससे वो मेगन से संपर्क करने और अपने संकट के लिए दोषी ठहराने के लिए प्रेरित होती है। इस बीच मीडिया ने मेगन को एक नारीवादी के रूप में चित्रित करना शुरू कर दिया, जिससे उथल-पुथल और बढ़ गई। अराजकता के बीच एक अज्ञात फोन करने वाला मेगन को बलात्कार, हत्या और उसे नदी में फेंकने की धमकी देता है, लेकिन वो धमकी से विचलित हुए बिना दृढ़ रहती है। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती हैं, खबर सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है, जिससे दर्शकों को महिलाओं के खुलासे के परिणामों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया है। 5 महीने बाद मीडिया परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, क्योंकि फॉक्स न्यूज ने बिल ओ रेली को खारिज कर दिया। यह विकास न्याय के लिए एक भावुक अधिवक्ता रेबेका का ध्यान आकर्षित करता है, जो जोडी कैंटोर को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपती है। जोडी को उन स्थानों पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है जहां पुरुषों द्वारा यौन उत्पीड़न और सत्ता के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं। एक नारीवादी समूह अल्ट्रावायलेट की समर्पित प्रमुख शोना थॉमस के साथ सहयोग करते हुए जोडी मूल्यवान अंतर्दृष्टि और जानकारी प्राप्त करती है। उनकी चर्चा के दौरान शोना ने खुलासा किया कि प्रसिद्ध अभिनेत्री रोज मैकगोवन ने बहादुरी से एक शक्तिशाली निर्माता पर बलात्कार का आरोप लगाया है और सार्वजनिक रूप से उसके नाम का खुलासा नहीं करने का फैसला किया है। ये रहस्य उद्घाटन सत्य को उजागर करने और व्यापक मुद्दे पर प्रकाश डालने के रेबेका के संकल्प को गहरा करता है। रेबेका जोडी को निर्देश देती है कि वह अधिक सबूत और गवाही इकट्ठा करने के लिए आरोपी निर्माता के साथ काम करने वाली सभी महिलाओं से संपर्क करके पूरी तरह से जांच शुरू करे। कथित दुराचार के एक सम्मोहक और निर्णायक विवरण को एक साथ रखने की उम्मीद में जोडी लगन से विभिन्न अभिनेत्रियों तक पहुंचती है। शुरू में अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा करने के लिए अनिच्छुक रोज अंततः जोडी पर भरोसा करती है और मीडिया उद्योग के अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का प्रयास करते हुए निजी तौर पर अपने पिछले संघर्षों को स्वीकार करती है। ये रहस्य उद्घाटन जोडी की सच्चाई और न्याय की खोज में तात्कालिकता और उद्देश्य की भावना को जोड़ता है। इस बीच सामने आने वाली घटनाओं के बीच मेगन एक गहरे व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव करती है, क्योंकि वो मातृत्व को अपनाती है। हालांकि उसके बहादुर बाहरी हिस्से के पीछे अवसाद के साथ एक मौन लड़ाई है। सौभाग्य से उसे अपने प्यार करने वाले पति से अटूट समर्थन और आराम मिलता है, जो इस चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान उसके साथ खड़ा रहता है, ताकत और प्रोत्साहन प्रदान करता है।
जोड़ी एशले जुड को टीवी पर यौन उत्पीड़न के बारे में भाषण देते हुए देखती है और 90 के दशक में अपने अनुभवों के बारे में लेख पढ़ती है। जोड़ी और एशले फेसटाइम के माध्यम से जुड़ते हैं और एशले ने खुलासा किया कि कैसे उसी निर्माता हार्वे वेनस्टीन ने उसके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिससे वो उसे मालिश करने के लिए मजबूर हो गई। वो घटना के बारे में अपने पिता और अन्य लोगों को बताती है, लेकिन शक्तिशाली रक्षक हार्वे को जवाबदेही से बचाते हैं, जिससे एशले को फिल्म उद्योग में काम खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि उसका करियर प्रभावित होता है। रोज हार्वे के साथ अपनी परेशान करने वाली मुठभेड़ को याद करती है, जिसने उसे एक परियोजना पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में लुभाया और फिर उसे फंसाया और उसके साथ बलात्कार किया। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। रोज जोड़ी को सावधान रहने की चेतावनी देती है क्योंकि वहाँ उसकी निगरानी करने वाले जासूस हो सकते हैं। इस बीच जोड़ी मेगन से संपर्क करती है और महिलाओं को यौन उत्पीड़न की अपनी कहानियों के साथ आगे आने के लिए मनाने की चुनौतियों को साझा करती है। इस बीच मातृत्व अवकाश के बाद मेगन काम पर लौटती है। वो और जोड़ी उन संभावित नतीजों के बारे में बातचीत करते हैं जिनका वे सामना कर सकते हैं यदि वे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों तक पहुंचना जारी रखते हैं। यह उन्हें उन पीड़ितों की जांच करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है जो उत्पीड़न के खिलाफ बोलने की क्षमता नहीं रखते हैं। मेगन मिरामैक्स प्रोडक्शन कंपनी से संबंधित पुलिस या अदालत के रिकॉर्ड की खोज करने और कंपनी से अचानक गायब हुए एक पूर्व सहायक का पता लगाने का सुझाव देती हैं। अपनी खोज के दौरान मेगन स्वयं पूर्व सहायक का पता लगाने में कामयाब हो जाती है। वह एक बैठक की व्यवस्था करती है और उससे जानकारी लेने की कोशिश करती है। हालांकि सहायक चुप रहता है और टालमटोल करता रहता है, कोई महत्वपूर्ण सुराग नहीं देता है। मेगन तब मिरामैक्स के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी से बात करने का प्रयास करती है, लेकिन वह भी किसी भी प्रासंगिक जानकारी को साझा करने से इनकार कर देता है। रेबेका, जोडी और मेगन के साथ दोपहर के भोजन के दौरान एक आश्चर्यजनक खोज की गई रोनन फैरो पहले से ही उसी जांच में सक्रिय रूप से शामिल है। जैसे ही वे बात करते हैं, पास की मेज पर एक अनुचित व्यक्ति अशिष्ट व्यवहार करता है, जिससे मेगन उसे सख्ती से सामना करने के लिए प्रेरित करती है। अगले दृश्य में जोडी की एक पूर्व मिरामैक्स सहायक के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होती है जो उसे महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। सहायक 3 पीड़ितों के नाम साझा करता है जिन्हें हार्वे वेनस्टीन द्वारा परेशान किया गया था, रोवेना चियू, ज़ेल्डा परकिंस और लॉरा मडन। हालांकि एक महत्वपूर्ण बाधा है, तीनों पीड़ित लंदन में रहते हैं। रेबेका जांच जारी रखने के लिए जोडी को लंदन भेजने का फैसला करती है। एक बार लंदन में जोड़ी रोवीना चियू के पति से मिलती है, जो हार्वे के साथ अपने पिछले समझौते से पूरी तरह से अनजान है। ये रहस्य उद्घाटन मेगन को बहुत परेशान करता है क्योंकि यह ब्रिटेन के कानून और नैतिक सिद्धांतों के विपरीत है। भावनात्मक तीव्रता को जोड़ते हुए पीड़ितों में से एक, लॉरा मडन को अपने स्वास्थ्य के बारे में विनाशकारी खबर मिलती है। उसे स्तन कैंसर का पता चला है और उसे तत्काल सर्जरी की आवश्यकता है। लगातार प्रयासों के बाद जोड़ी अंततः लॉरा के साथ फोन पर बातचीत करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि भावनात्मक क्षति स्पष्ट है क्योंकि कॉल अचानक समाप्त हो जाती है और लॉरा रो पड़ती है। लॉरा की बीमारी के बारे में परेशान करने वाली खबर उसके परिवार पर भारी पड़ती है, जो उनकी जांच की तात्कालिकता पर जोर देती है। इसके बाद जोडी ज़ेल्डा से मिलती है, जो एक गैर प्रकटीकरण समझौते (NDA) से बंधी होती है, जो हार्वे के साथ अपने अनुभवों के बारे में वो क्या साझा कर सकती है उसे सीमित करती है। इसके बावजूद वह साहसपूर्वक बताती है कि एक चीनी लड़की रोवीना के साथ हार्वे ने बलात्कार किया था, हालांकि उसने इसका जोरदार खंडन किया था। ज़ेल्डा और रोवीना ने बाद में इस्तीफा दे दिया, लंदन लौट आए और कानूनी सहायता लेने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास व्यर्थ रहे। एकजुटता के एक कार्य में ज़ेल्डा जोड़ी को हार्वे से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करती है और अपने लेखों में उनके उपयोग का आग्रह करती है। एक बैठक में लॉरा ने हार्वे द्वारा यौन उत्पीड़न के अपने दर्दनाक और दुखद अनुभवों के बारे में बहादुरी से बात की। हालांकि अधिकांश पीड़ितों को लॉरा को छोड़कर NDA द्वारा स्वतंत्र रूप से बोलने से प्रतिबंधित किया जाता है। ज़ेल्डा के दस्तावेजों के महत्व को अपने साक्ष्य के प्राथमिक स्रोत के रूप में पहचानते हुए पत्रकार, संपादक और वकील कहानी पर चर्चा करने के लिए एक साथ आते हैं। अगले दृश्य में जोडी, मेगन और रेबेका हार्वे वेनस्टीन के वकील लैनी डेविड से मिलते हैं। मेगन हार्वे की बस्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करती है, लेकिन लैनी इस मामले पर चुप रहती है और सहयोग नहीं करती है। बाद के दृश्य में जोडी को मिरामैक्स के एक पूर्व कर्मचारी का एक गुमनाम फोन आता है, जो नफरत करने वाले इरविन रेटर से मिलने का सुझाव देता है।
अपनी बैठक के दौरान इरविन पिछली बस्तियों पर चर्चा करने में संकोच करते दिखाई देते हैं और 90 के दशक से बस्तियों पर जोड़ी के ध्यान पर सवाल उठाते हैं। वह अचानक चला जाता है, जोड़ी को और सवालों के साथ छोड़ देता है। इस बीच मेगन हार्वे वेनस्टीन के वकील लेनी डेविड से एम्ब्रा बट्टिलाना के साथ हाल ही में हुए 7 अंकों के समझौते के बारे में पूछताछ करती है और निपटान की कुल संख्या के बारे में पूछताछ करती है। लेनी ने खुलासा किया कि लगभग 8-12 बस्तियां हैं जो इस मुद्दे की सीमा पर प्रकाश डालती हैं। इसके बाद ये दृश्य एक पार्क में अपने परिवार के साथ समय बिताने वाली जोड़ी की ओर जाता है जब उसे न्यूयॉर्क में रहने वाली रोवीना का तत्काल फोन आता है। वे मिलते हैं और रोवीना बहादुरी से हार्वे के साथ अपने दर्दनाक अनुभवों को साझा करती है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि कैसे उसे चुप रहने के लिए मजबूर किया गया था और आघात के कारण आत्महत्या का प्रयास भी किया गया था। जोड़ी फिर से इरविन से मिलती है, इस बार उसे अभिनेत्री के नाम का खुलासा किए बिना हमले के दस्तावेज दिखाते हुए। घटनाओं के एक महत्वपूर्ण मोड़ में इरविन अपना फोन जोड़ी को सौंप देता है, हार्वे के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है और उसे इसका उपयोग करने की अनुमति देता है क्योंकि वह आवश्यक समझती है। टीम इसके संभावित प्रभाव के वजन पर विचार करते हुए कहानी लिखना शुरू करती है। रेबेका लॉरेंस से कहानी की विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए अपने नाम का उपयोग करने का आग्रह करती है क्योंकि उसने कुछ घटनाओं को देखा था। हार्वे के कार्यों के जटिल जाल में गहराई से उतरते हुए मेगन कहानी की आगे की जांच करने के लिए लांस से मिलती है। जैसे ही टीम अपनी जांच के साथ आगे बढ़ती है, उन्हें खुद हार्वे से एक अप्रत्याशित कॉल आता है। वो आरोप लगाने वालों के नामों की मांग करता है, एक अनुरोध कि वे दृढ़ता से खुलासा करने से इनकार कर दें। इसके अतिरिक्त हार्वे बस्तियों की संख्या के बारे में लेनी के बयान पर विवाद करता है, जिससे स्थिति की जटिलता और तनाव बढ़ जाता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, जोडी को एशले से एक भावनात्मक कॉल आता है जो बहादुरी से एक्सपोज में एक नामित स्रोत होने के लिए सहमत होता है। इस बीच मेगन कंपनी के अध्यक्ष डेविड ग्लासर से बस्तियों की संख्या की पुष्टि करने का प्रबंधन करता है, जो पुष्टि करता है कि हार्वे वेनस्टीन से जुड़े 8-12 समझौते हुए हैं। एक महत्वपूर्ण दृश्य में टीम सीधे हार्वे वेनस्टीन का सामना करती है। वह अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए कहते हैं कि उन पर आरोप लगाने वाली अभिनेत्रियां झूठ बोल रही हैं। विचलित हुए बिना टीम सच्चाई की खोज में दृढ़ रहती है। बाद में हार्वे एक धमकी भरे कॉल के दौरान टीम को डराने धमकाने का प्रयास करता है और एक अभियुक्त का नाम मांगता है। हालांकि वे दृढ़ रहते हैं, उसके दबाव में आने से इनकार करते हैं और आरोप लगाने वाले की पहचान की रक्षा करते हैं। जैसे ही टीम कहानी प्रकाशित करने की तैयारी करती है, जोडी को लॉरा का फोन आता है, जिसकी सर्जरी हो रही है, लेकिन वो रिकॉर्ड पर जाने के लिए दृढ़ है। लॉरा अपनी बेटियों को कभी भी बदमाशी के दर्द का अनुभव करने से रोकना चाहती है और हार्वे वेनस्टीन के पीड़ितों को न्याय दिलाने में अपनी भूमिका निभाना चाहती है। फिल्म अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है क्योंकि टीम अंततः कहानी प्रकाशित करती है जो हार्वे वेनस्टीन के कार्यों के आसपास की सच्चाई को उजागर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और बहादुर कदम है। न्याय के लिए उनकी अथक खोज और पीड़ितों को आवाज देने की उनकी प्रतिबद्धता एक व्यापक मुद्दे पर प्रकाश डालती है और एक शक्तिशाली व्यक्ति को उसके जघन्य कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है। फिल्म एक मार्मिक टिप्पणी पर समाप्त होती है, जिसमें दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने और उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ एकजुट होने के महत्व पर प्रकाश डाला गया है।